नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है अंशुल भटनागर और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12th इकोनॉमिक्स की फर्स्ट बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थर्ड चैप्टर के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे थर्ड चैप्टर, जो कि है आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। दोस्तों ये जो आपका चैप्टर है एलपीजी एंड अप्रेजल, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं एलपीजी पॉलिसीज के बारे में और साथ ही साथ हम एक तौर पे जज करने वाले हैं कि एलपीजी पॉलिसीज ने इंडियन इकोनॉमी को कितनी ज्यादा डेवलपमेंट दी थी, वो कितना ज्यादा बेनिफिशियल था। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके लास्ट वीडियो देख सकते हो। लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 के बारे में बात करी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं एलपीजी पॉलिसीज एंड अप्रेजल। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन के दोस्तों आप देखोगे कि हमने बात करी थी आपके लास्ट चैप्टर 1950 टू 1990, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 के बारे में बात कर चुके हैं। और उस चैप्टर के अंदर हमने बात करी थी कि आपके डिफरेंट सेक्टर्स को, चाहे आपके एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया और फॉरेन ट्रेड सेक्टर, उन सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए इस टाइम फ्रेम में कौन कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट करा गया था और डेवलपमेंट करी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो वहीं से कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं। तो आप देखोगे कि इंडियन इकोनॉमी के लिए मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करा गया था, जहां पे आपके पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने थे, दोनों ने ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना था। लेकिन आप देखोगे धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर का डोमिनेशन हो गया। आपके इकोनॉमी को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए आपके पब्लिक सेक्टर का अब धीरे धीरे डोमिनेशन हो गया था इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, जहां पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए थी, अब पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करने लग गया था और वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका था, राइज कर चुका था। लेकिन वहीं पे प्राइवेट सेक्टर इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था, प्राइवेट सेक्टर को आप कह लीजिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। ठीक है, उसका रिजल्ट ये निकला था कि यहाँ पे डोमिनेशन दिखाई देता है, इंडियन इकोनॉमी में डोमिनेशन दिखाई देता है पब्लिक सेक्टर का। ठीक है, उसका रिजल्ट ये निकला कि आपके 1991 में इंडियन इकोनॉमी में 1991 में आप देखोगे इकोनॉमिक कंडीशन मिजरेबल हो चुकी थी। ईयर 1991 पे जो इकोनॉमी की कंडीशन थी वो बहुत खराब हो चुकी थी, बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या था? ठीक है, क्या रीजन थे कि इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन 1991 में इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी और साथ ही साथ में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की जरूरत क्या थी, तो उसके बारे में बात करने वाले। तो ऐसे कौन से रीजंस थे जिसके कारण गवर्नमेंट को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े? तो दोस्तों जो पहला पॉइंट है वो है आपका पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की पुअर परफॉर्मेंस की वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। लेकिन दोस्तों हमने लास्ट चैप्टर के अंदर बात करी थी कि इस टाइम फ्रेम में आपके पब्लिक सेक्टर ने एक मेजर रोल प्ले करा था, उसने डेवलपमेंट दिखाई थी, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो एक मेंशन करने वाली बात यहाँ पे है कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस थी पब्लिक सेक्टर की, ओवरऑल परफॉर्मेंस पुअर थी, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। इसी का रिजल्ट ये निकला कि पब्लिक सेक्टर की ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो पाई, उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दी। और इसी वजह से इन 40 ईयर्स के बाद जब न्यू आया, 1991 ईयर स्टार्ट हुआ, तब पब्लिक सेक्टर धीरे धीरे डिग्रेड होता चला गया। ठीक है, नेक्स्ट जो रीजन था वो था डेफिसिट इन बीओपी। ठीक है, पहले डिस्कस कर लेते हैं बीओपी क्या है। बीओपी की फुल फॉर्म है आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? आप देखोगे कंट्री के अंदर इंपोर्ट भी होते हैं और एक्सपोर्ट भी होते हैं। इंपोर्ट के लिए भी पेमेंट करी जाती है और एक्सपोर्ट से पेमेंट आती है। ठीक है, तो आप देखोगे जब इंपोर्ट के लिए पेमेंट दी जाती है और एक्सपोर्ट के लिए जब पेमेंट ली जाती है, जब आपके फॉर एग्जांपल 500 रुपए पे करे गए इंपोर्ट के लिए और 500 रुपए ही आए हैं एक्सपोर्ट से, तब आपका बीओपी इक्वल होगा, इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, लेकिन अब आप देखोगे कि इंडिया इकोनॉमी 1991 में इंडियन इकोनॉमी पे बीओपी डेफिसिट था, मतलब कम था। क्योंकि आप देखोगे फॉरेन ट्रेड के अंदर जो पॉलिसी अडॉप्ट करी गई थी इंडिया में वो थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि इंपोर्ट ज्यादा नहीं करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इंपोर्ट राइज करते जा रहे थे और पेमेंट जो हो रही थी, इंपोर्ट्स के लिए जो पेमेंट दी जानी थी वो भी राइज करती जा रही थी।
वहीं पे एक्सपोर्ट से जो पेमेंट आ रही थी वो डिक्लाइन करती जा रही थी। मतलब कि अब आपको दूसरे देशों को पैसे तो बहुत ज्यादा देने थे, लेकिन आपके पास दूसरे देशों से पैसे बहुत कम आ रहे थे। उसका रिजल्ट था कि आपकी जो बीओपी थी वो डेफिसिट थी, वो कम होती जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट जो रीजन था वो था इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है प्राइसेस। इकोनॉमी के अंदर सभी चीजों के, सभी गुड्स के, सभी सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे। दिन पे दिन इन्फ्लेशन होती जा रही थी, प्राइसेस हर एक चीज के बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, फोर्थ रीजन है आपका फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो आप कह लीजिए एक जो हमारे पास अमाउंट होता है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, जो फॉरेन ट्रेड के अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अडॉप्ट करी गई थी, उसका एक बेसिक रूल ये भी था कि इंडियन कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को सेव करना था। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इसीलिए इंट्रोड्यूस करा था ये सोचकर कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बचेगा, लेकिन उसका अपोजिट हुआ, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होता चला गया। ठीक है, मतलब कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज धीरे धीरे गिरते जा रहे थे। उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन था वो है आपका बर्डन ऑफ डेब्ट्स। अब पेमेंट रेगुलरली पे करती रहनी है, इंपोर्ट हो रहे हैं तो पेमेंट भी देनी पड़ेगी, और उस पेमेंट के लिए गवर्नमेंट को लेना पड़ा लोन किसी प्राइवेट आप कह लीजिए बैंक से ले लिया या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ले लिया। अब वो जो लोन था, अब उस लोन का डेब्ट बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इकोनॉमी तो उतना ही जनरेट कर पा रही थी रेवेन्यू। यहां से पेमेंट भी देनी है, यहां से लोन भी उतारना है, डेब्ट भी उतारना है, तो ये एक आप कह लीजिए कि आपकी गवर्नमेंट एक सर्कल के अंदर फंस चुकी थी, जहां पे इकोनॉमी धीरे धीरे डिग्रेड करती जा रही थी, गिरती जा रही थी। ठीक है, और जो लास्ट रीजन था, जो हम कह सकते हो कि लास्ट रीजन ही आपके सभी रीजंस का एक सेंटर था, वो है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। जो पब्लिक सेक्टर था अब वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं रह चुका था, जो मैनेजमेंट थी वो इतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं थी। एक्सपेंसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, एक्सपेंसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे थे। किसी भी पर्टिकुलर एरिया या हम कहें किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर देती थी, और वहां से जो आप कह लीजिए प्रॉफिट आना होता था वो नहीं आता था। धीरे धीरे इकोनॉमी की कंडीशन और डिग्रेड होती चली गई। ठीक है, तो मतलब कि इन सभी रीजंस को या इन सभी प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करा जा सकता था अगर हमारे पास एफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद होता। ठीक है, तो जब कंप्लीट प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, क्राइसिस ऑफ 1990, इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991 का आप कह लीजिए कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। गवर्नमेंट ने क्या सोचा, गवर्नमेंट ने सोचा लोन ले लेते हैं। गवर्नमेंट ने आईएमएफ, ठीक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये दो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ने इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के पास डिमांड रखी कि हमको लोन चाहिए, वो भी $7 बिलियन का। ठीक है, गवर्नमेंट ने डिमांड रखी कि हमको $7 बिलियन का लोन चाहिए। इन ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा कि हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन आपको कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे कि उन्होंने कहा कि आपको अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ेगा, या हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कि आपको अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा। हमने बात करी थी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज के दौरान इंडियन इकोनॉमी ने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करा था। मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक इकोनॉमी को ही डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, वो दूसरी फॉरेन इकोनॉमीज या फॉरेन कंट्रीज के साथ इतना ज्यादा आप कह लीजिए कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश नहीं करना चाहते थे। लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा अगर आपको लोन चाहिए तो आपको अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए आपको 3 चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। पहली चीज, रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट ने जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि आपको लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी, अगर आपको अपने फर्म को एक्सपेंड करना है, अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्स करना है तो आपको लाइसेंस चाहिएगा। आपके इन ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा उन रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो उन्होंने कंडीशन रखी थी वो थी रिड्यूसिंग गवर्नमेंट रोल। जैसे हमने कहा कि गवर्नमेंट अलग अलग एरिया के अंदर इंक्लूड होती जा रही थी, छोटे से छोटे सेक्टर के अंदर इंक्लूड होती जा रही थी, वहां पे इन्वेस्ट कर रही थी। आपके ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा कि गवर्नमेंट का जो रोल है उसको रिड्यूस करे, की इंडस्ट्रीज या इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के अंदर ही पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट करे, बाकी के इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर के पास छोड़ दिया जाए। ठीक है, और जो थर्ड कंडीशन थी वो थी आपकी रिमूविंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। इंडिया ने जितनी भी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, ठीक है, कि बाहर से इंपोर्ट नहीं होगा, बाहर की कंट्री यहाँ पे अपनी कह लीजिए फर्म एस्टैब्लिश नहीं कर पाएगी, ट्रेडिंग नहीं कर पाएगी, तो आपके इन ऑर्गेनाइजेशन ने कहा उन रेस्ट्रिक्शंस को हटाना पड़ेगा।
और उस वक्त पे इंडिया को इस लोन की बहुत ज्यादा जरूरत थी और इसीलिए आपकी गवर्नमेंट ने इन सभी कंडीशंस को माना था और उसके बाद इंडिया को ये लोन अवेल हो चुका था। ठीक है, इसी के तहत इंडिया को एनईपी पॉलिसीज को अडॉप्ट करना पड़ा। एनईपी पॉलिसीज के माध्यम से इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी करा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करा। तो आइए अब बात करते हैं कि ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज थी इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करने के लिए, ओपन करने के लिए जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करा था, तो वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, उसकी एम क्या थी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप देखोगे जुलाई 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करा गया था और जो एम थी आपके एनईपी की, जो एम थी वो थी आपके टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। इकोनॉमी के अंदर एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना था और साथ ही साथ में रिमूव द बैरियर्स। जितने भी बैरियर्स थे, जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे जो कि गवर्नमेंट ने लगा रखी थी, उन सभी को हटाना और एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ये आपकी बेसिक एम थी एनईपी पॉलिसीज की। ठीक है, एनईपी पॉलिसीज दो तरीके से लॉन्च करी गई थी, दो काइंड थे उसके। पहला है आपका स्टेबलाइजेशन मेजर। स्टेबलाइजेशन मेजर है कि मतलब कि उस समय की जो इकोनॉमी की कंडीशन थी उसको पहले स्टेबलाइज करिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेजर्स यूज करे गए थे वो शॉर्ट टर्म मेजर्स थे। जैसे कि आप देखोगे बीओपी को मेंटेन करा गया, जो बीओपी डेफिसिट में जा रहा था उसको इक्विवेलेंट करा। साथ ही साथ में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉल कर रहा था उसको सफिशिएंट करा, उसको मेंटेन करा। और साथ ही साथ में जो इन्फ्लेशन हो रही थी, ठीक है, जो महंगाई बढ़ती जा रही थी उसको स्टेबल करा। तो मतलब कि सबसे पहले तो इकोनॉमी के जो आप कह लीजिए प्रॉब्लम्स थी उनको स्टेबलाइज करने की कोशिश करी गई। शॉर्ट टर्म मेजर्स थे, शॉर्ट टर्म गोल्स थे, हम कह सकते हैं कि बीओपी को इक्विवेलेंट करा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को सफिशिएंट करा और इन्फ्लेशन को हटाया। उसके बाद जो दूसरी काइंड थी वो थी आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स आपकी एक ऐसी काइंड थी जिसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे यूज करा गया, जिनके लॉन्ग टर्म गोल्स थे, जैसे कि इकोनॉमी को एफिशिएंट बनाना। इकोनॉमी एक दिन में या एक महीने में एफिशिएंट नहीं बन जाती, उसको बनाने में टाइम लगता है, तो इसलिए इसको लॉन्ग टर्म मेजर्स के अंदर रखा गया। ठीक है, कि इकोनॉमी को एफिशिएंट बनाना और साथ ही साथ में इंटरनेशनल कंपटीशन को इंट्रोड्यूस करा गया इकोनॉमी के अंदर, ताकि अब क्वालिटी के ऊपर इंपॉर्टेंस है। और जब कॉम्पिटिटर्स को दिखाई देता है कि कंपटीशन आ चुका है तो वो अपनी क्वालिटी को एनहांस करने लगते हैं और जो आप कह लीजिए गवर्नमेंट है और साथ ही साथ में जो पब्लिक है, सभी को इम्पोर्टेंट रोल मिलता है उसके अंदर और साथ ही साथ में सभी को बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है, तो ये दो पर्टिकुलर काइंड थे, एक था स्टेबलाइजेशन मेजर और दूसरा था आपका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। ठीक है, जो एनईपी पॉलिसीज लागू करी गई थी, जितनी भी पॉलिसीज थी, आप कह लीजिए रिफॉर्म से लेकर रेस्ट्रिक्शन से लेकर जितनी भी पॉलिसीज, न्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी गई थी एनईपी के अंदर, वो तीन पर्टिकुलर पॉलिसीज के अंदर आती हैं। ठीक है, पहले लिबरलाइजेशन, सेकंड प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड ग्लोबलाइजेशन, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। इनको एलपीजी पॉलिसीज के तौर पर भी रिकॉग्नाइज करा जाता है। लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस करा गया, प्राइवेटाइजेशन इंट्रोड्यूस करा गया और ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक है, तो मतलब कि अब इकोनॉमी को कंप्लीटली ओपन कर दिया गया था। नेक्स्ट वीडियोस में चलते हुए हम इन्हीं तीन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि लिबरलाइजेशन कैसे इंट्रोड्यूस करा गया था, प्राइवेटाइजेशन कैसे करा गया था और ग्लोबलाइजेशन कैसे करा गया था। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं, बहुत ही जल्द आएंगे एक नई वीडियो के साथ।